स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा कम समझे गए पहलू पर बात करने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, मतलब CPI-ML लिबरेशन, या जिसे सिर्फ लिबरेशन भी कहते हैं जी। 2020 के जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें इस पार्टी का प्रदर्शन मतलब चौंकाने वाला था। हाँ बिल्कुल। सिर्फ 19 सीटों पर लड़े और उनमें से 12 जीत ली। हाँ। ये करीब करीब 63% की सफलता दर हुई, जो उस चुनाव में शायद किसी भी पार्टी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक था। सही बात है। और 2015 से तुलना करें तो 9 सीटों की सीधी बढ़त, ये काफी जबरदस्त था। और ये सफर तब और भी ज्यादा ध्यान खींचता है जब हम देखते हैं कि इस पार्टी की जड़ें कहाँ हैं। हाँ, नक्सलबाड़ी आंदोलन से। बिल्कुल, एक ऐसा अतीत जो हिंसा और सशस्त्र संघर्ष से जुड़ा रहा है। जी। तो इस पूरी कहानी को, इस बदलाव को समझने के लिए हमारे पास श्रीनिवासन रमाणी का लिखा एक डिटेल्ड लेख है। ये 2 नवंबर 2025 को पब्लिश हुआ था। और ये लेख पार्टी के नक्सलवाद से चुनावी राजनीति तक के मतलब बड़े जटिल बदलाव और बिहार में इसके बढ़ते प्रभाव की गहराई से पड़ताल करता है। हाँ, काफी अच्छा विश्लेषण है उसमें। तो चलिए इसी लेख के जरिए बिहार की राजनीति के इस अहम खिलाड़ी की यात्रा को समझते हैं। हमारा मकसद क्या है कि इस बदलाव के जो मुख्य पड़ाव हैं, उसकी पीछे की रणनीतियां क्या रहीं और आज बिहार में इसकी क्या अहमियत है, उसको समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? जड़ों से। हाँ, जड़ों से ही शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्टी की जो चुनावी सफलता है वो ज्यादातर दक्षिण बिहार, खासकर जो भोजपुरी बोलने वाले इलाके हैं, वहां दिखती है। जी। लेकिन कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, वो जो भीषण कृषि संघर्ष हुए थे बिहार में। हाँ, वो दौर ही अलग था, जमींदारी और भूमिहीनों का टकराव। सही। और विद्वान बेला भाटिया ने अपने एक लेख में जो EPW में छपा था, द नक्सलाइट मूवमेंट इन सेंट्रल बिहार, उसमें बताया है कि पार्टी की जड़ें मुख्य रूप से भोजपुर जिले के संघर्षों में। भोजपुर का संघर्ष तो ऐतिहासिक माना जाता है। हाँ, और इन संघर्षों का नेतृत्व जगदीश महतो जैसे मतलब जमीनी नेता कर रहे थे, जिनके संपर्क, जैसा आपने कहा, पश्चिम बंगाल के शुरुआती नक्सली नेताओं से भी थे। जी, वो दौर था जब जमीन का सवाल सबसे बड़ा था। बिल्कुल। इसी उथल-पुथल वाले माहौल से ML लिबरेशन, उस समय कई बिखरे हुए नक्सली गुट थे, उनके बीच एक अलग, एक संगठित धारा के तौर पर निकल कर आया। हाँ, मतलब एक पहचान बनी। और बेला भाटिया के ही मुताबिक 1995-96 तक तो इसका प्रभाव काफी बढ़ चुका था। दक्षिण पश्चिम बिहार के कोई 11 जिलों और आज के झारखंड के भी कई जिलों में इनकी मौजूदगी थी। काफी फैलाव हो गया था। और शुरुआती दौर जो था, उस पर चारू मजूमदार की विचारधारा का गहरा असर था। मतलब वर्ग शत्रु का खात्मा? हाँ, वही। दमनकारी जमींदार माने जाते थे, उन पर हमले करना और राज्य की सत्ता से सीधा टकराव। हाँ, वो दौर पूरी तरह से सशस्त्र संघर्ष पर ही केंद्रित था। ऐसा माना जाता था कि व्यवस्था बदलने का यही एक रास्ता है। राज्य और जमींदारों के खिलाफ सीधी, कई बार हिंसक कार्रवाई ही पार्टी की पहचान बन गई थी। पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इस शुरुआती टकराव वाले रास्ते नहीं, शायद अनजाने में पार्टी को समाज के सबसे दबे कुचले तबकों से सीधा जोड़ दिया। अच्छा। हाँ, इसने उन परिस्थितियों में पार्टी के लिए एक शुरुआती जमीनी आधार तैयार किया, भले ही बाद में रणनीति पूरी तरह बदल गई। और यही पार्टी के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है। जी। पार्टी ने जानबूझकर सचेत रूप से चारू मजूमदार की जो मूल नक्सली विरासत थी, जिसे खात्मे की राजनीति या एनिहिलेशन लाइन कहते थे, उससे दूरी बनानी शुरू की। ये बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। हाँ, ये बदलाव शुरू हुआ 1978 में। पार्टी के तत्कालीन महासचिव थे विनोद मिश्रा, उनके नेतृत्व में एक सुधार अभियान चलाया गया, रेक्टिफिकेशन कैंपेन, जिसका मकसद था पिछली रणनीतियों की समीक्षा करना और आगे की दिशा तय करना। मतलब आत्ममंथन का दौर था। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद 1979 में एक और अहम फैसला हुआ कि अब समर्पित जन संगठनों, मास ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए खुली जन गतिविधियों, मास एक्टिविटीज में हिस्सा लिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था, भूमिगत संघर्ष से खुले मैदान में आना। हाँ, यहीं से कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। अब इस नई रणनीति का फोकस किस पर आ गया? जमीन का मालिकाना हक, बंटाईदारों के अधिकार, खेतीहर मजदूरों की मजदूरी, मतलब ठुरस जमीनी मुद्दे। जी। ये पहले के हमलों और राज्य से सीधे टकराव की नीति से बहुत अलग था। जोर अब बंदूक के बजाय लोगों को संगठित करने पर था, उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना, आंदोलन खड़े करना। बिल्कुल। देखिए, ये जो रणनीतिक बदलाव था, ये असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था
और शायद पार्टी के टिके रहने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही था। विनोद मिश्रा और उनके साथियों ने शायद ये समझा कि सिर्फ हथियारबंद दस्ते बनाकर आप व्यापक जनसमर्थन हासिल नहीं कर सकते और न ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, खासकर भारतीय राज्य की ताकत के सामने। सही बात है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और किसानों के रोजमर्रा के संघर्षों में प्रभावी ढंग से दखल देने के लिए क्या किया, इंडियन पीपल्स फ्रंट यानी IPF और बिहार प्रदेश किसान सभा यानी BPKS जैसे मंच बनाए। अच्छा, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस? हाँ, ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, बल्कि जमीनी हकीकत से जुड़कर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने और अपने आधार को कहीं ज्यादा व्यापक बनाने की एक सोची समझी दूरदर्शी कोशिश थी। इसने पार्टी को सिर्फ हाशिए के तबकों से बाहर निकालकर व्यापक किसान आबादी से जोड़ा। तो जन आंदोलनों पर तो जोर बढ़ाई, साथ ही पार्टी ने चुनावी रास्ते पर भी धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ाए। 1982 तक पार्टी ने यह तय कर लिया था कि वो रणनीतिक आधार पर, टैक्टिकल ग्राउंड्स पर चुनावों में हिस्सा लेगी। चुनाव अपने आप में मंजिल नहीं। हाँ, बल्कि अपनी राजनीति फैलाने और लोगों को संगठित करने का एक और जरिया। जी। फिर 1990 आते आते पार्टी अब भूमिगत नहीं रही, एक कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में खुलकर काम करने लगी, अपनी पहचान, अपना एजेंडा सब सामने रखते हुए। अच्छा। फिर 1994 में एक और अहम फैसला, इंडियन पीपल्स फ्रंट IPF, जो तब तक एक तरह से पार्टी का खुला मंच था, चुनावी चेहरा भी कह सकते हैं। हाँ, उसे भंग कर दिया गया। मकसद साफ था, अब पार्टी सीधे अपने नाम, अपने झंडे, अपने बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती थी, बिना किसी और मोर्चे के सहारे। बिल्कुल। और 1996 तक CPIML लिबरेशन को भारत के चुनाव आयोग से एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई। ये बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, और अपना चुनाव चिन्ह भी मिल गया, जो एक तरह से लोकतंत्र की मुख्य धारा में शामिल होने का प्रतीक था। जी, 3 सितारे वाला लाल झंडा। सही। और 1998 से पार्टी का नेतृत्व लगातार महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे हैं। उनकी तस्वीर भी स्रोत लेख में दी गई है। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग से मान्यता मिलना और अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ना, ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं थी, इसका गहरा राजनीतिक महत्व था। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पार्टी के मुख्य धारा की राजनीति में पूरी तरह से एकीकृत होने की प्रक्रिया का एक निर्णायक पड़ाव था। इसने पार्टी को एक स्थायी पहचान दी, उसे सरकारी मशीनरी के सामने एक वैध दावेदार बनाया और कार्यकर्ताओं में एक नया आत्मविश्वास भरा। सही। और साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता का इतने लंबे समय से 1998 से अब तक नेतृत्व में बने रहना, ये भी पार्टी को एक सांगठनिक स्थिरता और वैचारिक दिशा देता रहा है, जो भारतीय राजनीति के उतार चढ़ाव में कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब बिहार में पार्टी का जो विकास हुआ वो 1990 के दशक के मध्य में जन राजनीति की ओर तो बढ़ाई, साथ ही साथ उत्तर भारत की छात्र राजनीति में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता से भी जुड़ा है। हाँ, छात्र राजनीति का बड़ा रोल रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA, जो ML लिबरेशन का छात्र संगठन है। जी, ऐसा। इसने इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइसा ने पार्टी के लिए न सिर्फ शहरी युवाओं के बीच पैठ बनाई, बल्कि भविष्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक नर्सरी के तौर पर भी काम किया। हाँ, कई नेता आइसा से ही निकल कर आए हैं। बिल्कुल। और जब छात्र राजनीति की बात आती है तो चंद्रशेखर प्रसाद का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। हाँ, चंदू आइसा के एक बहुत ही तेज तर्रार छात्र नेता थे और दिल्ली में JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ, JNSU के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। JNU तो छात्र राजनीति का गढ़ माना जाता है। हाँ, 1997 में वो सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतरने के लिए अपने गृहनगर सिवान बिहार लौटे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सिवान में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। बहुत दुखद घटना थी वो। और इस हत्या का आरोप लगा तत्कालीन RJD के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़े अपराधियों पर। जी। चंद्रशेखर की शहादत ने पूरे देश में, खासकर छात्र समुदाय में, जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। हाँ, दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा हुआ था। और इस दुखद घटना ने बिहार के उस बेहद चुनौतीपूर्ण और अक्सर हिंसक राजनीतिक माहौल में अपनी जगह बनाने के पार्टी के दृढ़ संकल्प को भी दिखाया, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। देखिए, चंद्रशेखर की शहादत ने यकीनन पार्टी और खासकर ISA को एक नैतिक बल और एक नई ऊर्जा दी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह की दुखद और क्रूर घटनाएं आंदोलनों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और मजबूत कर देती हैं। कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और गहरी हो जाती है और आंदोलन के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है।
इससे ये सवाल भी उठता है कि कैसे बलिदान और संघर्ष किसी राजनीतिक आंदोलन की सामूहिक स्मृति, उसकी पहचान और उसकी निरंतरता को आकार देते हैं। सही बात है। चंद्रशेखर का नाम आज भी लिबरेशन और AISA के इतिहास में सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है। ये शहादत पार्टी के उस दावे को भी मजबूत करती थी कि वो स्थापित सत्ता और अपराध के गठजोड़ के खिलाफ लड़ रही है। और ये विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी जमीनी हकीकत में दिखती है। बिल्कुल। पार्टी आज भी सिवान जिले में 2 विधायक सीटें रखती है, जिरादेई और दरौली। जी हाँ। छात्र संगठन AISA दिल्ली के कॉलेजों में, खासकर JNU में, आज भी एक प्रमुख वामपंथी ताकत बना हुआ है और ये लगातार भविष्य के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत, एक पाइपलाइन का काम करता है। कई पूर्व AISA नेता बाद में ML लिबरेशन में पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बने हैं। जैसे स्रोत लेख में JNSU के पूर्व अध्यक्ष धनंजय का जिक्र है, जो उस समय के चुनाव में गोपालगंज जिले के भोरे निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे थे। जी, ये दिखाता है कि छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में आने का एक रास्ता बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा पार्टी के वैचारिक सफर और दूसरी पार्टियों के साथ उसके रिश्तों पर नजर डालते हैं। हाँ, ये भी काफी दिलचस्प रहा है। CPI-ML लिबरेशन और जो मुख्य धारा की वामपंथी पार्टियां हैं, जैसे CPI और CPI-M, इनके बीच सालों तक गहरे वैचारिक मतभेद बने रहे। हाँ, लिबरेशन उन्हें संशोधनवादी कहती थी। हाँ, कि इन्होंने क्रांतिकारी तेवर खो दिया है, इनकी आलोचना करती थी। जी। और सिर्फ मुख्यधारा की वाम पार्टियों से ही नहीं, लिबरेशन का टकराव ज्यादा कट्टर और हिंसक माने जाने वाले माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC के साथ भी हुआ। हाँ, MCC के साथ तो जमीनी स्तर पर काफी टकराव था। ये टकराव अक्सर वर्चस्व की लड़ाई का रूप ले लेता था और कई बार हिंसक भी हो जाता था। MCC बाद में पीपल्स वॉर ग्रुप के साथ मिलकर CPI माओवादी बन गया, जो आज भी सक्रिय मुख्य माओवादी संगठन है। सही। और यहाँ इन दोनों धाराओं के रास्तों का फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। कैसे? देखिए, जहाँ लिबरेशन ने धीरे धीरे सशस्त्र संघर्ष का रास्ता छोड़ा और जन आंदोलनों और मुख्य धारा की चुनावी राजनीति को पूरी तरह अपना लिया, जी। वहीं CPI माओवादी और उसके पहले के संगठन सशस्त्र संघर्ष के अपने रास्ते पर ही अड़े रहे। नतीजा क्या हुआ? लिबरेशन चुनावी राजनीति में लगातार सफल होती गई और बिहार जैसे राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बन गई। दूसरी तरफ सशस्त्र संघर्ष पर अड़े रहने वाले CPI माओवादी का प्रभाव लगातार सिकुड़ता गया और जैसा कि स्रोत लेख भी इशारा करता है, वो संगठन आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के संकट का सामना कर रहा है। ये तो बिल्कुल साफ दिखता है। हाँ, ये 2 अलग-अलग रणनीतिक चुनावों के कितने अलग परिणाम हो सकते हैं, इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। अच्छा, हाल के सालों में खासकर केंद्र में BJP के बढ़ते राजनीतिक दबदबे के दौर में लिबरेशन ने अपनी रणनीति में एक और महत्वपूर्ण समायोजन किया है। जी। इसने BJP से जो राजनीतिक और वैचारिक चुनौती मिली, उसे फांसीवाद के खतरे के रूप में पहचाना। ये उनकी शब्दावली है। हाँ, और इसी फांसीवाद के विरोध को इसमें अन्य विपक्षी दलों के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का मुख्य आधार माना। और इसी वैचारिक रीअलाइनमेंट के चलते CPI-ML लिबरेशन 2023 में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल हुई। जी, ये एक बड़ा कदम था उनके लिए। हालांकि CPI और CPI-M जैसी पार्टियों के साथ पुराने वैचारिक मतभेद शायद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। नहीं, वो तो रहेंगे ही। लेकिन उनकी कड़वाहट अब काफी कम हो गई है। ये मुख्य धारा के भारतीय वामपंथ के साथ एक तरह के कामकाजी तालमेल का संकेत देता है। भले ही लिबरेशन औपचारिक रूप से किसी वाम मोर्चे का सदस्य ना हो, लेकिन आपसी समन्वय बढ़ा है और वैचारिक दूरी कम हुई है, जिसका मुख्य कारण शायद साझा राजनीतिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य बदलने के साथ रणनीतिक गठबंधनों का बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, खासकर जब कोई साझा विरोधी या साझा खतरा महसूस किया जाए। सही। यहाँ फांसीवाद के विरोध के साझा मुद्दे ने, जैसा कि पार्टी उसे परिभाषित करती है, पुराने और गहरे वैचारिक मतभेदों को कुछ हद तक पीछे रखने और एक व्यापक मंच पर एक साथ आने का आधार प्रदान किया है। ये राजनीतिक व्यवहारिकता का भी एक उदाहरण है, जहां तात्कालिक राजनीतिक जरूरतों को दीर्घकालिक वैचारिक शुद्धता पर तरजीह दी जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं बिहार की आज की राजनीति में लिबरेशन की भूमिका पर। जी। राज्य में CPI-ML ने NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें मुख्य रूप से BJP और JDU हैं, की शायद सबसे मजबूत और लगातार वैचारिक आलोचना पेश की है। हाँ, वो काफी मुखर रहे हैं। पार्टी ने जमीन के पुनर्वितरण, बटाईदारों के अधिकार
और गरीबों, खासकर खेतीहर मजदूरों की कर्जदारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर लगातार बड़े पैमाने पर जन आंदोलन आयोजित किए हैं। जमीनी पकड़ मजबूत रखी है। इन जमीनी आंदोलनों ने न केवल पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखा है, बल्कि अपने मुख्य समर्थन आधार को बनाए रखने और उसे मजबूत करने में भी सीधी मदद की है। जी। एक और महत्वपूर्ण बात, आरजेडी जो बिहार की एक प्रमुख पार्टी है, उसका समर्थन आधार मुख्य रूप से जातिगत पहचान पर केंद्रित माना जाता है, यादव और मुसलमान। हाँ, MY समीकरण। हाँ, इसके उलट CPIML लिबरेशन का आधार ज्यादा व्यापक है और संकीर्ण जातीय पहचानों से कुछ हद तक परे जाता है। इसे अपने गढ़ों में गरीबों का अच्छा खासा समर्थन हासिल है, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जातियां, EBC और दलित समुदाय भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यही विशेषता इसे बिहार में विपक्षी महागठबंधन MGB का एक बेहद अहम और शायद अनिवार्य घटक बनाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसा स्रोत भी बताता है, आरजेडी का मुख्य समर्थन आधार यादवों और मुसलमानों तक सिमटा होने के कारण उसकी अपनी सीमाएं हैं। वहीं महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, जैसे कांग्रेस या मुख्यधारा के वाम पार्टियां, उनके पास राज्य में उतना मजबूत और फैला हुआ जमीनी संगठन नहीं है जितना लिबरेशन के पास उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में है। ये बात तो है। तो अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, CPIML महागठबंधन को न केवल महत्वपूर्ण सीटें जीतने में मदद करता है, बल्कि उसे एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक आधार भी देता है, जो सिर्फ पारंपरिक जातिगत समीकरणों से परे जाकर गरीबों और वंचितों के मुद्दों को उठाता है। मतलब MGB के सामाजिक समीकरण को ज्यादा बैलेंस करता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए बिहार के चुनावों में CPIML लिबरेशन का मजबूत प्रदर्शन न केवल किसी कड़े मुकाबले में MGB की जीत की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि यह पार्टी के एक स्थायी जमीनी जनाधार वाली राजनीतिक ताकत के रूप में विकास की भी पुष्टि करता है। जी। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है कि दशकों के संघर्ष, सोच समझकर किए गए रणनीतिक बदलाव, लगातार जमीनी आंदोलन और समय के साथ जरूरत के हिसाब से बने गठबंधनों के जरिए इस पार्टी ने खुद को बिहार की बेहद जटिल और प्रतिस्पर्धी राजनीति में एक अहम और टिकाऊ ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है। बिल्कुल सही। तो आज हमने CPIML लिबरेशन की एक लंबी और कह सकते हैं घुमावदार यात्रा देखी। हाँ, काफी उतार चढ़ाव भरी। कैसे नक्सलवादी जड़ों से निकलकर ये पार्टी बिहार की चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंची। ये सफर रणनीति में लगातार किए गए बदलावों, सशस्त्र संघर्ष छोड़कर जन आंदोलनों पर जोर देने, छात्र राजनीति में गहरी पैठ बनाने और बदलती राजनीतिक हवा के मुताबिक गठबंधन करने की क्षमता का नतीजा है। मेरे ख्याल से जो सबसे मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि पार्टी ने वक्त रहते ये समझा कि सिर्फ हथियार के बल पर या भूमिगत रहकर लंबे समय तक टिका नहीं जा सकता। उसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और जनता के बुनियादी मुद्दों, जमीन, मजदूरी, सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति से परे वर्गीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इसी बदलाव ने उसे धीरे धीरे व्यापक समर्थन दिलाया और बिहार जैसे बेहद जटिल राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने वाले राज्य में एक टिकाऊ राजनीतिक शक्ति बनने में मदद की। बिल्कुल। और जैसा हमने चर्चा की, ये लेख CPIML लिबरेशन के इस रास्ते की तुलना सीधे तौर पर CPI माओवादी के पतन से करता है। हाँ, जिसने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और आज लगातार कमजोर होता जा रहा है। सही। और यहीं पर एक गहरा और विचारणीय प्रश्न उठता है, जिसकी तरफ स्रोत भी इशारा करता है। क्या? कि समकालीन भारत जैसे लोकतांत्रिक ढांचे में जहां चुनावी राजनीति की गहरी जड़ें हैं, वहां विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संघर्षों और विचारधाराओं की दीर्घकालिक सफलता या विफलता के बारे में ये अलग-अलग रास्ते क्या संकेत देते हैं? मतलब कौन सा रास्ता ज्यादा कारगर है? हाँ, क्या लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जन आंदोलनों और चुनावी राजनीति के जरिए बदलाव लाना ज्यादा स्थायी और प्रभावी रास्ता है, या फिर चरमपंथी और सशस्त्र संघर्ष के तरीकों की आज भी कोई प्रासंगिकता बची है? यकीनन इस पर सोचने और आगे विश्लेषण करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, एक अहम सवाल है ये।